आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं ये इवोल्यूशन है, क्लास 12th चैप्टर नंबर 6। और ये इवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ कि क्योंकि हम एग्ज़ाम के काफ़ी पास हैं तो मैं बहुत प्रिसाइसली आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। मेरे पास मैं यहाँ पर एनसीईआरटी खोलूंगा और एनसीईआरटी पर ही मैं एनोटेट करता जाऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। आप भी अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखिए। बीच में जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये लाइन हमें क्लियर नहीं है, ये प्रॉब्लम है, उससे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या हाल है मसर्रत, क्या हाल है विनीत, क्या हाल है, क्या हाल है शेरी, क्या हाल है? वेरी गुड। सो बेटे देखिए यहाँ पर मैं एनसीईआरटी ही एनोटेट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमारा मकसद अब ये है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है। देखिए इवोल्यूशन का मतलब है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है। सो जब आप इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दिस इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। इसको मतलब को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि आपके बहुत सारे फीचर आपके माँ बाप से मिलते हुए हैं लेकिन आप उनसे अलग भी हैं। इसको आप क्या कहते हैं बेटे? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। एक एंसेस्टर से किसी चीज का बेटे डिसेंट आपने ट्रेस किया, धीरे धीरे उसमें क्या आता गया? चेंज आता गया। कभी कभी ये चेंज तेज भी आ सकता है। ये वो फ्रेज है जिसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जिसे मैंने कहा इवोल्यूशन से आपको जोड़ के देखना चाहिए। पहली बात तो ये समझिए कि क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ऑर्गेनिज्म हमेशा जब से अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई है वो एक लाइफ का एक कॉमन एंसेस्टर था, उसी कॉमन एंसेस्टर की लीनिएज चली आ रही है। ये मोस्ट लाइकली बैक्टीरिया था, आज भी जिंदा है। बीच में कुछ लीनिएजेस अलग होती चली गई, अलग अलग एनवायरनमेंट में। कहीं पर मल्टी सेलुलैरिटी आ गई, कहीं पर सेल वॉल आ गया, कहीं पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आ गया। और ये पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, past and future, they are related to each other, they share the same genetic material but to varying degree। और ये बेटे इसको हम लूका ये कहते हैं, लाइफ का लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। मोस्ट लाइकली कोई बैक्टीरियल सेल रहा होगा। ये बैक्टीरियल सेल भी एटीपी से काम करता है। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में यूकैरियोटिक सेल में होता है वो प्लाज्मा इसकी सेल मेम्ब्रेन में होता है। आपको पता है मीजोजोम के क्या क्या फंक्शन है। सो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड जो प्रोसेसेस हैं वो यूकैरियोटिक सेल में जो हो रहे हैं वही प्रोकैरियोटिक में भी हो रहे हैं। इस तरह की चीजें जब आप देखते हैं, जब आप डाइवर्सिटी पढ़ने जाते हैं और आपको दिखाई देता है कि एक्चुअली बहुत ज्यादा कॉमन चीजें बहुत ज्यादा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यहां से इवोल्यूशन का कंसेप्ट आता है। तो पहली चीज जो ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि वो पढ़ते चले जाते हैं एनसीईआरटी को और रटते चले जाते हैं। कई बारी नीट एंट्रेंस का काम भी निकल जाता है। आजकल एक नया बहुत बढ़िया शगुफा चला हुआ है कि आधे घंटे में, पौने घंटे में 300 नंबर लो, 350 नंबर लो। लोग मेहनत करना सोच रहे हैं कि बेकार का काम है। आधे घंटे में ही क्या हो जाता है? नीट सेलेक्ट हो जाता है। आधे ही घंटे में सारे के सारे मरीज आप देखना सीख लेंगे। इट इज नॉट लाइक दैट। जब आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है। वो जो प्राइस है वो डिसिप्लिन है। आज भी ये बात सच है कि जो पढ़ेगा वो सेलेक्ट होगा। सो वो बात दूसरी है कि मैं यहाँ पर बिना बात की बात आपसे कहूँ कि मैं आधे घंटे में सब सेलेक्ट करा दूंगा, ये करा दूंगा। आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी टीचर नहीं करा पाएगा। बेटे ये बात को ध्यान से पकड़ के रखना। सो यहाँ पर मेरे जैसा आदमी ही आपसे इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सकता है कि बहुत कुछ आपके एफर्ट पे, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। मेरा काम गाइड करना है, मेरा काम आपको ये बता देना है कि बेटे इस फ्रेज को याद रखना, ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन आपको समझ में आ गया, एग्जाम में आपको इसका फायदा हो सकता है, लेकिन पढ़ना आपने है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग विद मी। ये मेरा काम है, मेरे अपने एफर्ट होने चाहिए। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए बेटे, यहां से जब आप आगे जाएंगे तो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगला जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है वो ये आता है कि जो ओपरिन और हाल्डेन हाइपोथेसिस है, ओपरिन और हाल्डेन हाइपोथेसिस, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एबायोजेनेसिस। अब इसका मतलब समझना बेटे, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एबायोजेनेसिस।
प्राइमरी ए बायोजेनेसिस में उन्होंने ये कहा कि अर्थ पे जो पहली लाइफ है, ध्यान देना बेटे, वो इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे उनसे पहले तो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और उनसे फिर सेल बना। तो दो इवोल्यूशन हुए। पहले इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स थे उन्होंने जुड़ के छोटे छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से किसी तरह से पहला सेल बना। लाइफ इस तरह से अर्थ पर इवॉल्व हुई। इस थ्योरी को हमने क्या कहा, इस हाइपोथेसिस को, आई शुड नॉट से थ्योरी, आई शुड से हाइपोथेसिस को हमने क्या कहा, प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। अब ध्यान देना बेटे, अगर एक और यहाँ पर हाइपोथेसिस था, इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने ये कहा कि नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीजें बनती हैं। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं काफी सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि भैया ये भी तो नॉन लिविंग है, इससे आपने ये लिविंग चीज बनाई है, यहां पर भी ये भी क्या कह रहे हैं कि नॉन लिविंग से लिविंग बनती है। तो एग्जामिनर के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताइए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर बेटे ये है, ये रहा, दोनों में अंतर ये शब्द है प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। ध्यान से समझ लेना। सो ओप्रिन कह रहा है केवल पहली लाइफ किससे बनी बेटे, नॉन लिविंग चीजों से बनी, लेकिन उसके बाद में लाइफ आती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही टाइम है जिस टाइम सेल थ्योरी में रुडोल्फ विर्को एक एफोरिज्म जोड़ रहे थे, ओमनिस सेलुलाe सेलुला, कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। और यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि लाइफ किससे आती है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। लेकिन जो पहली लाइफ थी खाली वो नॉन लिविंग चीजों से बनी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले कह रहे हैं कि कभी भी नॉन लिविंग चीजों को अगर राइट एनवायरनमेंट दे दिया जाए तो लिविंग थिंग्स बन सकते हैं। सो ये दोनों में अंतर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से स्पॉन्टेनियस जनरेशन को कंक्लूसिवली डिस्प्रूव किया। और अब हम ये कहते हैं कि ऑल लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो बेसिकली हमें ये बात समझ में आ गई कि ये बात तो तय है, लेकिन इसके बावजूद प्राइमरी ए बायोजेनेसिस हुआ है। केवल जो पहली लाइफ है वो नॉन लिविंग चीजों से बनी। ये हाइपोथेसिस साइंटिफिक वर्ड में सबसे ज्यादा माना जाता है। उम्मीद है आप एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, क्योंकि जनरली बच्चों का ये चैप्टर कमजोर होता है। वो सोचते हैं खाली होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, और ये बात सही भी है कि हो सकता है कि इतना कुछ करने के बाद में नीट एंट्रेंस एग्जाम में केवल यही आ जाए कि ये और ये बेटे होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है या एनालोगस का। सो दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम में बिना समझे नहीं जा सकते। ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में जहां पर 4 नंबर की कीमत मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, आप समझ सकते होंगे कि 4 नंबर से काफी फर्क पड़ जाता है बेटे। और हम तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं और चीजों को इसीलिए सीख रहे हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मुझे पक्के तौर पे बताइए कि यस सर ये बात क्लियर हो गई, दोनों में अंतर क्या है, ताकि हम आगे चलें। बताइए बेटे, क्या हाल है हाजरा, क्या हाल है स्निग्धा? कोई प्रॉब्लम नहीं है विनीत, जस्ट टेल मी वेदर दिस मच इज ओके। क्योंकि केवल बेटे एक एक छोटा छोटा पॉइंट, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी खोली है। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। व्हाट आई वांट इज दैट वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक। क्वेश्चन क्या आ सकता है, और जब से असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इसमें बेटे इस तरह की संभावना बढ़ जाती है कि कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सके। तो ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए बेटे, अब इसका मतलब यह हुआ कि एग्जामिनर आपसे पहले पूछेगा कि आज क्यों नहीं हो पाता, क्यों ओपरिन कह रहा है केवल प्राइमरी ए बायोजेनेसिस है, क्यों केवल प्राइमरी ए बायोजेनेसिस है। क्या आज जैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाले कह रहे थे, आज ऐसी क्या खास बात है कि ये काम नहीं हो सकता? आज जो है लाइफ नॉन लिविंग चीजों से क्यों नहीं बन सकती? ठीक है, यस 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 विनीत, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हम ये कह रहे हैं कि अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने ये कहा कि यहां पर बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। वो ये आपसे पूछेंगे कि आज क्यों नहीं हो सकता, तो आप ये कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक मोनोमर्स हैं, जो किसी तरह से प्रोटोसेल बनाएंगे, जो प्रोटोसेल में इवॉल्व होंगे, इसके लिए ये ऑर्गेनिक मोनोमर्स खुद स्टेबल रहने चाहिए। इनकी स्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये स्टेबल नहीं रहेंगे अगर फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। अगर एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट हो
और इसका मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है कैसा हो, ऑक्सीडाइजिंग हो, तो वो इस ऑर्गेनिक मैटर को हम ये कह रहे हैं ऑक्सीडाइज कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मोनोमर को इवॉल्व होना है प्रोटोसेल में तो लाखों साल लगेंगे। इस काम के लिए ये खुद क्या रहने चाहिए, स्टेबल। इसलिए ओपरिन ने एक ओपिनियन दी, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्राइमेवल अर्थ जब प्राइमरी एबायोजेनेसिस हुआ था उसका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग रहा होगा, उसका एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग रहा होगा, वहां पर एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर C6H12O6 कैसे बनेगा, फिर फैटी एसिड कैसे बनेगा। हम ये कह रहे हैं एप्रिशिएबल अमाउंट में ऑक्सीजन और O3 O2 एंड O3 नहीं होगी। दिस इज व्हाट दे सेड। इसीलिए हमने ये कहा कि पहला तो उनका अपना जो प्रपोजल था वो ये था कि जो प्राइमेवल अर्थ, ये सब देखिए, प्राइमेवल अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। आज का कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। और उन्होंने ये कहा कि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन O2 और O3 सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं थी। अब एज अ साइंटिस्ट ये बताना पड़ेगा कि क्या प्रेजेंट था। अब देखो बच्चे, एक और बात बड़े ध्यान से समझना, यहाँ बायस नहीं आना चाहिए, यहाँ बायस नहीं आना चाहिए। आज हमें बहुत कुछ पता है। मैं आपको ओपरिन और हाल्डेन की बात बता रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा उसको उन्हीं तक सीमित रखिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं एग्जाम में आप लोग। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। मुझे पता है हाइड्रोजन साइनाइड थी, मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, मुझे पता है और भी गैसेस थी, लेकिन ओपरिन और हाल्डेन को नहीं पता था। ओपरिन और हाल्डेन ने यह कहा कि उस टाइम पर जो एटमॉस्फेयर है उसमें बेसिकली इस तरह की गैसेस रही होंगी, मीथेन, अमोनिया, और उन्होंने कहा हाइड्रोजन, और उन्होंने कहा कि बेसिकली ऑक्सीजन जो होगी वो यहाँ इस तरह की चीज में होगी, वाटर वेपर फॉर्म में वाटर गैस होगा। नाउ आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ टू ओपरिन एंड हाल्डेन। नाउ आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। हमें आज 10 तरह की चीजें पता है, बहुत ज्यादा बेटे रिसर्च हो चुकी है, लेकिन हम उस बायस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, अदरवाइज एग्जाम में गलती कर देंगे। ओपरिन और हाल्डेन के हिसाब से प्राइमेवल अर्थ एटमॉस्फेयर प्राइमरीली इन चीजों का था। यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन का कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। वो सारी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक मोनोमर्स को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है जिसमें आपको चाहिए। लेकिन ये आपस में रिएक्ट करके ऑर्गेनिक मोनोमर्स बना सकते हैं, लेकिन रिएक्ट करने के लिए इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें हैं, ये आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। आपने देखिए, बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एटमॉस्फेयर में गई और वहां जाकर के कन्वर्ट हो गई कार्बन डाइऑक्साइड में। अभी भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं। अभी भी आप, हो सकता है आपने पढ़ा हो एसिड रेन। एसिड रेन के जो रिएक्शंस है वो कहां हो रहे हैं बेटे, एटमॉस्फेयर में आज भी। इसी तरह फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहां बनता है, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है। कुछ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नीचे से जाते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद में एक फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है और उसे आप सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। एटमॉस्फेयर में आज भी ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे, रिएक्ट कर रहे हैं। आपने ओजोन होल में वो कैटालिटिक साइकिल देखी होगी, किस तरह से क्लोराइड फ्री रेडिकल बनता है और किस तरह से ओजोन को वो डिप्लीट करता रहता है, कैसे ओजोन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी की सारी चीजें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, तो इनके बीच में रिएक्शन होगा ही होगा, लेकिन उसके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी जरूर चाहिए। लोगों ने पूछा कि बात समझ में आ गई कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन था, पर ये बताइए इनको सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से मिली। तब ओपरिन ने ये कहा कि उस टाइम पर एक तो प्राइमेवल अर्थ का जो बेटे हिस्ट्री है वो बहुत टर्बुलेंट रही है। वहां पर टेम्परेचर हाई था, तो उन्होंने कहा कि ये लो, तो उन्होंने कहा कि वहां पर द टेम्परेचर वाज हाई। टेम्परेचर वाज हाई। नंबर 2,
नंबर 2 बेटे क्योंकि ओजोन नहीं थी तो हम ये कह रहे हैं यूवी रेडिएशन बड़ी आसानी से ट्रेवर्स कर रहा होगा, इसमें भी एनर्जी होती है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इसने अर्थ की टोपोग्राफी को बहुत चेंज किया है। वॉल्केनिक इरप्शंस आप जानते हैं कि गैलापागोस आइलैंड भी वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, सो वॉल्केनिक इरप्शंस। और इसके अलावा इन्होंने कहा लाइटनिंग। सो फ्रीक्वेंट क्या थी? लाइटनिंग। ये वो सब सोर्स ऑफ एनर्जी थे जो उस मीथेन, अमोनिया और इसको और इसकी इनको आपस में क्या कराएगा? रिएक्ट कराएगा और इनसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर्स बन सकते हैं। और बाय चांस हो सकता है कि इनमें से कुछ हो सकता है, कुछ क्या हो बेटे, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। हमने बिल्कुल ये नहीं कहा कि आपस में रिएक्ट करके केवल वो मोनोमर बनाएंगे जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये कह रहे हैं हर तरह की चीजें बनेंगी, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी भी चीजें बन जाए जो कि लाइफ के लिए जरूरी हो। और ये जो रिएक्शन है ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है, और ये एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से काफी अलग है। इन चीजों को रिएक्ट करने के लिए काफी एनर्जी अवेलेबल है। डाउट पूछिए। ठीक है बेटे, बहुत बढ़िया। तो अब हमने जब ये बात कह दी तो अब देखिए बेटे बड़े ध्यान से, अब इतनी बड़ी बात कहने के बाद में देखो बच्चे, यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। तो इन्होंने मिलर और यूरे, सो दो साइंटिस्ट, एक मिलर और एक यूरे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। So Miller and Urey experiment normally should be credited to Stanley Miller, probably 1953 है if I am right, yes 1953 में इस एक्सपेरिमेंट को किया। और इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन इस तरह से किया गया कि इसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि जो ओपरेन कह रहा है, अगर उस प्राइमेवल एटमॉस्फेयर की कंडीशंस को लैब में रिक्रिएट किया जाए तो ऑर्गेनिक मोनोमर बनते हैं कि नहीं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इसके बाद एक बड़ा सा फुल स्टॉप लगा दीजिए। उन्होंने बिल्कुल भी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करी कि पहला सेल कैसे बना था। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। यूरे और मिलर के एक्सपेरिमेंट में केवल इतनी बात थी, उन्होंने ये कहा कि अगर ओपरिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कह रहा है वो वाकई में प्रेजेंट थी प्राइमेवल अर्थ में, अगर उनको हम लैब में रिक्रिएट करते हैं तो ऑर्गेनिक मोनोमर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। सो अगर बन सकते हैं तो ओपरिन की बात में दम है, और अगर नहीं बन सकते हैं तो हम ओपरिन के हाइपोथेसिस को यहां पर डिस्कार्ड कर सकते हैं। केवल इतनी बात उन्होंने करी। ग्रिफिथ ने बिल्कुल भी ये प्रूव नहीं किया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ ने तो प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया था। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है ध्यान से, तो दूसरी चीज उसने ये जरूर बता दी थी कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक परमानेंट जेनेटिक चेंज है। बस इतनी बात करी थी ग्रिफिथ ने। ग्रिफिथ में हम सोचते हैं कि उसने कह दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि बाद में ये बात प्रूव हुआ था, लेकिन ये बात ग्रिफिथ ने नहीं कही थी। ग्रिफिथ ना तो जेनेटिसिस्ट था, ना वो जेनेटिक्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, ना वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है या आरएनए है। वो तो सेरेंडिपिटी, बाय चांस, एक सुखद आश्चर्य की वजह से उसने एक प्रोसेस डिस्कवर किया जिसमें एक बैक्टीरियल सेल अपने एनवायरनमेंट से डीएनए को उठा करके, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो जाता है। और यहीं पर बेटे बात खत्म हो गई। इसी तरह से मैं कह रहा हूं यूरे और मिलर ने केवल ये काम करना है। अब देखिए, बायोलॉजी में सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट उसे कहा जाता है जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को समझिएगा बेटे। हमने कहा कि बायोलॉजी में सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है। अब कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में दो सेट लगाए जाते हैं। एक को आप कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सेट और एक को आप कहते हैं कंट्रोल सेट। दोनों में सारे वेरिएबल बिल्कुल एक जैसे होते हैं। दोनों में सारे वेरिएबल एक जैसे होते हैं। एक वेरिएबल को आप चेंज कर देते हैं और दोनों इस वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं अगर ये देखना चाह रहा हूं कि सिगरेट स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, मान लीजिए मैं एक स्टडी करना चाह रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि सिगरेट स्मोकिंग से हार्ट अटैक होता है, सो ये रिस्क फैक्टर है, तो मैं बेटे जब इसमें स्टडी करूंगा तो मैंने दो ग्रुप लिए और मैंने देखा कि हार्ट अटैक के और क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सो मैंने देखा मेल होना रिस्क फैक्टर है, तो मैंने दो ग्रुप के लोगों पे स्टडी शुरू किया। दोनों मेल्स हैं, एज मोर देन 40 ईयर्स, यहाँ पर भी मोर देन 40 ईयर्स। फिर मैंने कहा कि ब्लड शुगर लेवल बेटे एक रिस्क फैक्टर है।
दोनों में ब्लड शुगर लेवल कंपैरेबल होना चाहिए। फिर हमने कहा कि ब्लड प्रेशर है, सो दोनों में ब्लड प्रेशर कंपैरेबल होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल दोनों का करीब करीब एक जैसा होना चाहिए। कि दोनों टाइप ए पर्सनैलिटी हैं, प्रेशर जॉब है, लेकिन एक स्मोकर है और एक नॉन स्मोकर है। ये कंट्रोल सेटअप हो गया, इसे आप कंट्रोल सेटअप कहेंगे। अगर यहां पर ये इंसिडेंस ज्यादा है तब आप कहेंगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो जब भी आप बायोलॉजी में एक मान्य एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि वहां पर मेन चीज ये है कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में दो सेटअप लगाए जाते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल, एक को कंट्रोल सेटअप कहते हैं। दोनों में हर एक चीज सिमिलर है, केवल उस चीज को चेंज कर दिया जाता है जिसे आपने चेक करना है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि इन्होंने ये सेटअप लगाया, ये सेटअप लगाया और एक सेटअप बिल्कुल ऐसा ही और लगाया। ध्यान देना बेटे, यहां आपकी एनसीईआरटी में केवल एक सेटअप दिखाई दे रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बिल्कुल ऐसा ही एक और एपरेटस उन्होंने ले लिया। दोनों में अंतर ये था कि जो कंट्रोल सेटअप था उसमें ये इलेक्ट्रोड्स नहीं थी, सोर्स ऑफ एनर्जी गायब था। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने ऐड कर दिया आपका। सो यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट था और कंट्रोल सेटअप में हमने ये कहा कि क्या नहीं था बेटे, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं थी। अब देखो यहां पर इन्होंने यहां पर बेटे ऑक्सीजन हटाई, ये गैस भर दी, ये वाटर बेटे वेपर कहां से आया बेटे, ये बॉइलिंग वाटर है और ये बॉइलिंग वाटर से ये पानी का सर्कुलेशन हुआ इस तरह से। यहां पर ये चीजें इकट्ठी हो गई, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, और यहां पर टेम्परेचर काफी हाई रखा। सो दैट टेम्परेचर वाज 800 डिग्री सेल्सियस। सो इस एक्सपेरिमेंट को कैरी किया गया, कैरी आउट किया गया एट 800 डिग्री सेल्सियस। सो यहां पर वो कंडीशंस रिक्रिएट कर दी जो ओपरेन कह रहा था। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहां पर इलेक्ट्रोड दे दिया, ये वो लाइटनिंग का सिमुलेशन है जो हम कह रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर क्या है बेटे, हाई है, लेकिन ये चीज कहां पर हो रहा है बेटे, एटमॉस्फेयर में। धीरे धीरे जब अर्थ कूल होगी तो वहां से वाटर वेपर कंडेंस होगा और रेन की फॉर्म में सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पे आके गिरेगा। सो ध्यान से समझिए, एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें हो रही है। आज भी एसिड ऊपर बनता है और फिर जब रेन होती है तो फिर वो उसके साथ नीचे प्रेसिपिटेट होकर के आता है। वो प्रेसिपिटेट वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, पानी की फॉर्म में भी हो सकता है, स्नो वगैरह की फॉर्म में भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इन चीजों ने आपस में रिएक्ट किया एटमॉस्फेयर में। कुछ देर बाद जो वो रेन है वो आकर के अर्थ के सरफेस पे आएगी, उसमें ये ऑर्गेनिक मोनोमर अर्थ के सरफेस पे आएंगे और अर्थ के सरफेस पे क्योंकि रॉक्स है तो वहां से मिनरल को इकट्ठा किया जाएगा। सो वहां से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इन चीजों को क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। वो पानी अर्थ के सरफेस पे बहना शुरू हो जाएगा और जहां पर भी डिप्रेशन होगा वो पानी इकट्ठा हो जाएगा और एक वाटर बॉडी बन जाएगी और उस वाटर बॉडी में वो मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये वो वाटर बॉडी है जिसमें ये मोनोमर प्रेजेंट है, जहां पर लाइफ इवॉल्व हुई, जिसे हम कहते हैं लाइफ इवॉल्व्ड इन वाटर। और इस वाटर बॉडी को हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप कहा जाता है। डाइल्यूट इसलिए क्योंकि अभी भी मोनोमर की जो अमाउंट है वो काफी कम होगा, पानी ज्यादा होगा। सो इसे हम कहते हैं हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप। अब इस चीज को करने के लिए जो वाटर साइकिल वगैरह है, यहां से देखिए पानी को बॉयल किया, ये वाटर ऐसे गया, यहां पहुंचा, यहां पर पहले से ही मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया, सोर्स ऑफ एनर्जी दी, ये सर्कुलेशन जारी है। हो सकता है इनमें से आपस में चीजें क्या करी हो, रिएक्ट करी हो। उसके बाद जब ये इस तरफ आया तो यहां से आपने एक आइस कोल्ड वाटर दे दिया ताकि कंडेंसेशन जिसे हमने कहा था उसको सिमुलेट किया जा सके और वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इस जगह जाकर के इकट्ठी हो जाएंगी। ये जो ट्रैप आपने बनाया है ये हाल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप है। कुछ दिनों में अगर आप इस ट्रैप का एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड बन गए और इसका मतलब पहला पॉइंट करीब करीब तय हो गया कि ये बात सही है कि अगर प्राइमेवल अर्थ एटमॉस्फेयर पे ये कंडीशन थी तो इस तरह की चीजें बन सकती हैं। और जैसे ही उन्होंने एक कंडीशन को चेंज कर दिया तो उन्होंने देखा कि एप्रिशिएबल अमाउंट में चीज नहीं बन रही है। सो यूरे और मिलर ये कह सकते थे कि ओपरेन और हाल्डेन जो कह रहे हैं वो पूरा का पूरा वैसा ही होना चाहिए, तभी हम क्या कह
रहे हैं ऑर्गेनिक मोनोमर बन सकते हैं। दिस वाज अ बिग शॉट इन द आर्म एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर द हाइपोथेसिस ऑफ ओपरिन एंड हाल्डेन, और उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटे सपोर्ट था क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर बनाए। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया है, बहुत बार रिपीट किया है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ऑब्जेक्शंस भी हैं, बहुत से क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन अभी 12वीं के लेवल पर आप ये याद रखिए कि कुछ ऑर्गेनिक मोनोमर्स बने थे। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये पहली बात हमें समझ में आ गई कि ये चीज कैसे बनी। आई होप दिस इज क्लियर। पूछिए बेटे। चलिए, तो इतनी बात करने के बाद में हमने ये कहा कि यहां पर अब देखो, यहां पर जब उन्होंने ये कहा with this limited evidence the first part of the conjectured story, for example chemical evolution, was more or less accepted। so बिल्कुल ये एक्सेप्ट कर लिया गया कि ये हो सकता है। तो इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें हैं, अब देखिए अगली लाइन जो है एनसीईआरटी की, यहां पर हम जब बात कर रहे हैं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी में हमने ये कहा कि काफी सारा पानी है, लेट अस से दिस इज वाटर, और इसमें बेटे छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर्स हैं। और लेट अस नॉट फॉरगेट कि अभी भी बेटे एनर्जी बहुत है, एनर्जी बहुत है। तो हो ये सकता है कि ये ऑर्गेनिक मोनोमर आपस में जुड़ करके बेटे पॉलीमर्स बनाए। सो दिस इज वेरी वेरी लाइकली, अगेन दिस इज वेरी वेरी लाइकली। मोनोमर है, रिएक्टेंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी, आपस में जरूर रिएक्ट करेंगे और इस तरह के पॉलीमर्स बनना शुरू होंगे, जैसे पॉलीसेक्राइड, जैसे प्रोटीन, इस पानी के अंदर। और इसको आप लैब में प्रूव कर सकते हैं, इसको आप लैब में प्रूव कर सकते हैं कि ये काम भी होगा कि नहीं होगा। सो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि ये मोनोमर्स किस में कन्वर्ट हुए? पॉलीमर्स। पॉलीमर्स ने आपस में जुड़ करके एक चीज बनाई, पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वी आर वेरी क्लियर, वी आर वेरी नियर द नीट एंट्रेंस एग्जाम, पर थोड़ा समझ लीजिएगा। इन्होंने आपस में मिलके बनाया कुछ व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोबायंट्स। So I am sorry to use this word, लेकिन please try to understand this. So हमने ये कहा कि पहले मोनोमर ने जुड़ करके पॉलीमर बनाया होगा, ये बात हमारी समझ में आ गई, हम लैब में बना सकते हैं। ज्यादातर जो चीजें हैं वो एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का एक एंड बेटे हाइड्रोफिलिक होता है, एक बेटे हाइड्रोफोबिक होता है। अगर आप बहुत सारी ऐसी चीजों को पानी में फेंक दें तो ये अपने आप स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट में आ जाएगा। उम्मीद है ये बिल्कुल छोटी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। 9th में भी आपकी केमिस्ट्री की किताब में मिसल वगैरह का डायग्राम है। अगर ऐसी चीज को आप पानी में फेंकते हैं तो वो अपने आप स्फेरिकल चीज हो जाएगी। इस स्फेरिकल चीज को आप प्रोटोबायंट कहेंगे। सो अब आपने ये कहा कि ये जो पॉलीमर है इनमें आपस में जुड़े, कोई लाइपोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब इकट्ठे हुए और ये स्फेरिकल शेप में आ गए और इनको हमने क्या कहा? प्रोटोबायंट कहा। नाउ दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आज भी आप किसी ऐसी एम्फीपैथिक चीज को पानी में डालिए, आप घर पे भी कर सकते हैं इस काम को, तो वो अपने आप स्फेरिकल कॉन्ग्रीगेट बन जाएगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो हमने ये कहा कि ये मोनोमर बने, मोनोमर से पॉलीमर बने, पॉलीमर से प्रोटोबायंट बना, और ये जो प्रोटोबायंट है इसने किसी तरह से प्रोटोसेल बनाया, इसने किसी तरह से प्रोटोसेल बनाया, और मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और यहां से बेटे सेल बना, और इस तरह से हमने कहा कि ये बायोकेमिकल इवोल्यूशन है। 2 स्टेज में काम हुआ। पहले इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स थे उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनाए, दूसरी स्टेज में जो ऑर्गेनिक मोनोमर्स थे उन्होंने प्रोटोसेल बनाया, और इस तरह से बायोकेमिकल इवोल्यूशन हुआ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को आपने डिस्प्रूव कर दिया। एक और थ्योरी आई, उसे कहा पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया में यह कहा गया कि लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट नहीं हुई, कहीं बाहर ओरिजिनेट हुई, अपनी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में वहां पर रॉक्स में एम्बेड हो गई। मीटियोर्स के फॉर्म में जब वो रॉक अर्थ पर आए तो अर्थ के सरफेस से टकराए, और ये जो स्पोर्स या स्पर्म है उनको उसने ट्रांसफर कर दिया अर्थ के सरफेस पे, और क्योंकि यहां पर कंडीशंस बहुत बेहतर थी, लाइफ यहां पर फ्लरिश कर गई। इस थ्योरी को हम कहते हैं पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोन थ्योरी। दोबारा समझ लीजिए, पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोन थ्योरी। चलिए, तो क्या ये बात सही है? क्या अब यहां तक बेटे बात समझ में आ गई? पहले तो बताइए कहीं ऐसा तो नहीं इस चक्कर में हम ये भूल गए। हमने कहा कि एक और थ्योरी आई बेटे जिसे पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोन कहा, उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? और
यहां तक जो आपके यहां तक जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने नट शेल में आपको करा दिए। सो वी हैव डन 7.1 ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत प्रिसाइसली मैंने आपको बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए बेटे, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एक और थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं डिवाइन क्रिएशन। सो डिवाइन क्रिएशन में ये कहा कि गॉड क्रिएटेड लाइफ। डिवाइन क्रिएशन वालों का एक बहुत बड़ा प्रपोजिशन ये था कि अर्थ बहुत पुरानी नहीं है, कुछ हजार साल पुरानी है, और लाइफ जो है वो एक इम्परफेक्ट फॉर्म है, एक इम्परफेक्ट नकल है सुप्रीम गॉड की, और इम्यूटेबल है, जैसी बनी वो आज तक वैसी ही है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन वेरी क्लियरली। सो दिस थ्योरी सेज कि लाइफ वाज क्रिएटेड बाय गॉड and it was a poor imitation of the God himself, and since then the life is not mutable, तब से चेंज नहीं हुई है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात इन्होंने ये कहा कि अर्थ ज्यादा पुरानी नहीं है, कुछ हजार साल ही पुरानी है अर्थ। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। डार्विन जब HMS बीगल पर गया तो पूरे वर्ल्ड का जब चक्कर लगा रहा था तो कई जगह वो ऐसी जगह पहुंचा जहां पर उसके सामने वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां पर बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यहां पर सी वॉयज देखिए, ये MS बीगल की बात हो रही है, और जब ये कह रहे हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन अब मैं बता रहा हूं कि जिस टाइम पर डार्विन कुछ ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसके सामने वॉल्केनिक इरप्शन हुए, तो नीचे से लावा निकल के जब ऊपर आया तो नीचे के रॉक्स को जब उसने स्टडी किया तो उसने जब उनमें फॉसिल्स को देखा तो उसने देखा कि ये फॉसिल आज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से काफी मिलते जुलते हैं, और बाकी दूसरे फॉसिल से भी मिलते जुलते हैं जो हायर लेवल पर मिलते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ आपकी NCERT कहना क्या चाह रही है बेटे? NCERT ये कह रही है कि ये एक वॉल्केनो है, यहां से लेटर से कोई रॉक निकल के आया, नीचे वाला रॉक बेटे पुराना होगा, इसकी वजह से ये बाहर निकल के आ गया, इसमें आपने एक फॉसिल को देखा, वो फॉसिल हायर अप जो रॉक्स हैं उनके अंदर के फॉसिल से भी मिलता है और प्रेजेंट डे लाइफ से भी मिलता जुलता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि इसकी जो पर्टिकुलर लाइफ है वो काफी ज्यादा है, और इसमें भी आपको ये फॉसिल दिखाई दे रहा है और थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, इससे मिलता जुलता है। याद करिए मैंने कहा था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो दो बातें तय हो गई, एक तो ये तय हो गई कि अर्थ काफी ज्यादा पुरानी है, और दूसरी चीज ये है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो उन्होंने ये कहा, देखो बेटे ध्यान से इधर, एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स, ये जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म है शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिंग डिग्री। देखिए बेटे, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ना केवल आपस में बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो ना केवल ये आपस में बेटे एक दूसरे जैसे हैं और थोड़े थोड़े अलग भी हैं, बल्कि ये इस जैसे भी हैं और इससे अलग भी हैं, और रास्ते में जो फॉसिल मिले उनमें भी डिसेंट विद मॉडिफिकेशन देखा जा रहा है। कुछ चीजें क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब हमें खाली किससे दिखाई दे रही है, फॉसिल से। ये भी इससे मिलता जुलता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल बी शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल। एक्सटिंक्शन हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह दिखाई दे रहा है कि सारी की सारी लाइफ फॉर्म जो है बेटे एक सिंगल एंसेस्ट्रल लीनिएज से इमर्ज हुई है, और देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इसी को हम कह रहे हैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। आई होप ये लाइन आपको NCERT की समझ में आ गई होगी। बताइए हाँ या नहीं। बोलो विनीत, डाउट पूछो बेटे। अभी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ जेनेटिक्स एज वेल। डोंट वरी, वेरी सून बेटे आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग एल्स, ठीक है, एंड डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। और क्या डाउट है? डाउट नहीं पूछा भी, पूछो बेटे। चलो खैर, यहां तक हमें बात समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए बेटे, इधर ध्यान से समझिएगा। बेसिकली यहां पर जो डार्विन है उन्होंने क्या कहा, सो अगला जो बंदा था दैट बेसिकली वुड बी डार्विन, और डार्विन व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, नाउ दिस इज प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन वाज अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशनिस्ट, काफी बढ़िया तरीके से वो चीजों को ऑब्जर्व करता था। तो डार्विन ने जब फॉसिल्स देखे,
डार्विन ने बायोज्योग्राफी में ये देखा कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पर। डार्विन ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स देखे एनिमल ब्रीडर के। डार्विन ने टीआर माल्थस की किताब पढ़ी, और टीआर माल्थस ने एक किताब लिखी थी बेटे जो एसे ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन है। फिर उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस पे कुछ इन्फरेंसेस निकाले, और उन इन्फरेंसेस को हम डार्विनिज्म कहते हैं। और उन्होंने अपना एक प्रपोजिशन दिया कि ये जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, ये जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है, ये कैसे होता है। नाउ दिस इज समथिंग व्हाट इज कॉल्ड एज डार्विनिज्म, एंड दिस इज बेसिकली द इवोल्यूशन। शब्द डार्विन ने अपनी किताब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया ही नहीं। लास्ट शब्द उन्होंने कहा था एंड देयरफॉर द पॉपुलेशंस गॉट इवॉल्व्ड। यहां से खत्म करिए किताब को। लेकिन जब भी वो इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डार्विन ने कभी भी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म ओरिजिनली इस्तेमाल नहीं किया था। एक और बात मैं आपको अच्छे से समझा दूं, डार्विन ने अपने ओरिजिनल टेक्स्ट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म इस्तेमाल नहीं किया था। यह शब्द बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, और डार्विन ने एक जगह लिखा कि हर्बर्ट स्पेंसर का वर्ड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि इट हैज कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, इसलिए मैं लेटर एडिशंस में उनको इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यह शब्द पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन डार्विन के टर्म में फिटनेस केवल और केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस थी। डार्विन का मतलब केवल यह था कि जो फिट है वो हायर रेट पर रिप्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा प्रोजेनी जो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, और आगे आने वाली जनरेशन में जो अलील की जो कंपोजिशन है उसका कंट्रीब्यूशन बाकियों से ज्यादा होगा। और इस डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को, जिनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हायर है, इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस, सीधी सी बात है, नेचर सेलेक्ट करती है फिटनेस के लिए। फिटनेस में मतलब यह है कि जो ऑर्गेनिज्म को नेचर ने सेलेक्ट किया है वो गिवन एनवायरमेंटल कंडीशन में बेहतर एडेप्टेड है। एडेप्टेशन का मतलब यह है कि वो बेहतर तरीके से बाकियों से रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा है और रिप्रोड्यूस कर पा रहा है हायर रेट पर। और ये है वो फिटनेस जिसे मैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस कह रहा हूं, जो जिसका मतलब बेटे नेचुरल सिलेक्शन है। नेचर सेलेक्ट्स फॉर फिटनेस। फिटनेस हमने क्या कहा, वो एडेप्टेशन की वजह से है। एडेप्टेशन हमने कहा वो ट्रेट्स हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म ना केवल अपने एनवायरनमेंट में रह पा रहा है, रिसोर्सेज को यूज कर पा रहा है, पर रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है। जो ज्यादा फिट है उसका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो कम फिट है उससे बेहतर होगा। इसी डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन को मैं नेचुरल सिलेक्शन कहूंगा। नेचर सेलेक्ट कर रही है किसी को तो सीधी सी बात है कि वो ज्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करके आगे आने वाली पॉपुलेशन के जीन पूल को ज्यादा अलील्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, फुल स्टॉप। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर किसी भी चीज को इंप्रूव नहीं करती। नेचर जो अवेलेबल वेरिएंट्स है उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करती है। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी क्लियर। नेचर डज नॉट ट्राई टू इंप्रूव एनीथिंग। नेचर जो बेस्ट वेरिएंट है उसको सेलेक्ट करता है। कल अगर कोई म्यूटेशन हुई थी जो उस टाइम पर खराब हो, अगर आज एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो वो वाली खराब म्यूटेशन आज फायदेमंद हो सकती है। नेचर आज इसको सेलेक्ट करके डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन में जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। किसी भी जीन या अलील की पॉपुलेशन की, किसी भी जीन या अलील की फ्रीक्वेंसी किसी पॉपुलेशन में क्या होगी, ये नेचुरल सिलेक्शन जैसे फोर्सेस डिसाइड करते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अलील डोमिनेंट है कि नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली आपने पॉपुलेशन जेनेटिक्स हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ा है। आप ये जानते हैं कि अगर हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है तो जिस जीन की फ्रीक्वेंसी, अलील की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वो सेलेक्टेड फॉर है, और जिसकी घट रही है वो सेलेक्टेड अगेंस्ट है। लेकिन शर्त ये है कि ये जो एडेप्टेशन हम बता रहे हैं जिसकी वजह से फिटनेस आती है, इसका एक जेनेटिक बेसिस होना चाहिए, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो इनहेरिट नहीं होते। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एंड फिटनेस मस्ट बी बेस्ड ऑन द ट्रेट्स दैट आर इनहेरिटेड। ये बात बहुत जरूरी है कि अगर इवोल्यूशन होना है तो चेंज उस चीज में आना चाहिए जो इनहेरिट होता है। सोमेटोप्लाज्म का चेंज इनहेरिट नहीं होता, जर्म प्लाज्म का चेंज इनहेरिट होता है। तो डार्विन का एसेंस बेसिकली ये है कि एक पॉपुलेशन जो ग्रो
कर रही है उसका साइज बढ़ा, नेचुरल रिसोर्सेज कब हुए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कुछ बचे कुछ नहीं बचे, जो बचे वो फिट थे, वो बेटर एडेप्टेड थे, वो ज्यादा बेहतर तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके रिप्रोड्यूस कर पा रहे थे, उनकी फिटनेस ज्यादा थी, उन्हें नेचर ने सेलेक्ट किया, उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ज्यादा था, उन्होंने आगे आने वाली जीन पूल को ज्यादा अलील क्या करी, कंट्रीब्यूट करी, और यह अलील फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली गई। इसी को हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहते हैं। सो अगर कोई बर्ड की पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर रही है तो बर्ड ही बनेगी, आगे आने वाले प्रोजेनी बर्ड जैसे ही होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े चेंज होते जाएंगे। इसको मैं डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कह रहा हूं, और इस तरह से इवोल्यूशन होता है। लेकिन शर्त फिर मैंने आपको यह बता दी कि वो जो एडेप्टेशन है मस्ट हैव अ जेनेटिक बेसिस एंड इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द ट्रेट्स व्हिच आर इनहेरिटेड। ये ब्रिलियंट इंसाइट आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि दिस ब्रिलियंट इंसाइट वाज द इंसाइट ऑफ डार्विन। सो ये डार्विन की एक ब्रिलियंट इंसाइट थी। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए बेटे, क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? देखिए, ही कॉल्ड इट नेचुरल सिलेक्शन। देखिए किसको, these therefore will survive more and hence selected by nature। सीधी सी बात है बेटे, ये नेचुरल सिलेक्शन जिसे आप क्या कह रहे हैं, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, और इसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है जिसे आप क्या कह रहे हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो डार्विन ने बेटे फॉसिल का स्टडी किया, बायोज्योग्राफी का स्टडी किया, टीएच मॉर्गन के बारे में बात पढ़ी, टीएच मॉर्गन को अल्फ्रेड रसेल वालेस ने भी पढ़ा, उन्होंने करीब करीब सेम कंक्लूजन निकाले जब वो मलाय आर्चिपेलागो में काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि डार्विन ने पहले पब्लिश किया तो जनरली ज्यादा क्रेडिट किसको दिया जाता है, डार्विन में। लेकिन आप इंग्लैंड की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो डार्विन वेलेस हाइपोथेसिस कहा जाता है। क्या यह सही है? लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये ज़्यादा करेक्ट है, या फिर लाइफ फॉर्मेशन स्टार्टेड 4 बिलियन ईयर्स एगो एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड 3 बिलियन ईयर्स एगो। ओके, दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी, दिस इज द लाइन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है विनीत, आई अंडरस्टैंड। मैं अभी थोड़ी देर में इसको करता हूँ, इसको समझाता हूँ। इधर देखो, पहले मुझे बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? देखो बेटे, क्या है कि जब आप बाइकार्बोनेट फॉर्म की तरह से बात करते हैं तो करीब आप ऐसे समझिए कि 3.3, 3.5, 3.6 बिलियन ईयर्स अगो बेटे बाइकार्बोनेट वगैरह आपको दिखने लग गए। नाउ दीज थिंग्स परटेन टू समथिंग विच इज लाइफ। और जो अगर आप ये देखेंगे कि सबसे पहले सेलुलर लाइफ फॉर्म कब दिखाई देना शुरू हुए, तो 3 और 3.3 बिलियन ईयर्स के बीच में। दिस इज द थिंग। तो एनसीईआरटी दोनों जगह अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन आप 3.5 बिलियन साल पहले ये कह सकते हैं कि पहली लिविंग सेल आपको दिखाई देना शुरू होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटे, यहां से आगे चलते हैं, व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। सो व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन? विनीत अगली क्लास में मुझे याद दिलाना बेटे, वही लाइन निकाल करके मैं आपको क्लियर करूंगा और बेहतर तरीके से। सो अभी ठीक है, अगली क्लास में जरूर मुझे याद दिलाना, सो दैट वी स्टार्ट फ्रॉम Vinith's doubt again. I will pick up the 2 lines in NCERT and then I will show you how NCERT is contradicting और कौन सी ठीक है। So it's a very good question pointed out। इसको हम देखते हैं। अब इधर देखिए बेटे, हमें असेंस समझ में आ गया डार्विनिज्म का, हमें डार्विनिज्म का असेंस समझ में आ गया, हमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस समझ में आ गया, हमें डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, हमें डिसेंट विद मॉडिफिकेशन समझ में आ गया, हमें एडेप्टेशन का मतलब समझ में आ गया, हमें रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब समझ में आ गया, हमें यह समझ में आ गया कि क्यों इनहेरिटेड ट्रेट होने चाहिए, कि अदरवाइज बेटे क्यों वो जो है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं रखेंगे। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डिटेल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जीन बैप्टिस्ट लेमार्क उन्होंने ये कहा था, जिराफ अपनी गर्दन खींचता चला गया, गर्दन लंबी होती चली गई और प्रोजेनी की गर्दन लंबी हो गई। दिस वुड बी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। ये होता नहीं है बिल्कुल भी, दिस डज नॉट हैपन। सो दैट मींस इवोल्यूशन उन ट्रेट्स पे होता है जो कि इनहेरिट होते हैं, और लेमार्क की बात गलत है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट नहीं होता है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। पासिंग रिमार्क में आपने लेमार्क जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हो सकता है ज्यादा पढ़ा हो डार्विन से। कई बार तो मैं बच्चों को देखता हूं कि उन्हें लेमार्क के बारे में बहुत चीजें पता है, जबकि वो थ्योरी गलत है एक्चुअली। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि थ्योरी गलत है, लेकिन पता नहीं क्यों इतना लेमार्क पड़ा हुआ है। सर ये बताओ, उसमें आंख नहीं होती, उसके पैर नहीं होते, वो उड़ नहीं पाता, मतलब 15-50 तरह के एग्जाम्पल लेकर के बैठे होते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के।
So this is very amusing to me, मतलब something which is incorrect और उसके बारे में PhD कर रखी है. What is correct बेटे वो पता नहीं है. एंट्रेंस में बेटे लमार्क पूछा नहीं जा रहा. So try to understand what is relevant and what is not. So what I am trying to say is that there is an entrance exam, and that entrance exam is on 5th of May, and we should be very particular about what we are studying. खैर अब देखिए बेटे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए. मैं ये कह रहा हूं कि एक फॉसिल एविडेंस की बात करते हैं आज. सो अगले पैराग्राफ में आपकी एनसीईआरटी कह रही है फॉसिल एविडेंस. सो पहले तो फॉसिल बेटे किसी भी प्रिजर्व रिमेन को कहेंगे, किसी भी तरह के प्रिजर्व रिमेन्स को जो कि वंस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ आपको रिलेट कर सकते हैं. पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, उसका कोई हार्ड पार्ट भी हो सकता है, उसमें बेटे कोई इम्प्रिंट भी हो सकता है, कोई मोल्ड भी हो सकता है, कोई कास्ट भी हो सकता है, कॉप्रोलाइट भी हो सकता है, फीकल मैटर भी हो सकता है, और प्लांट में बेटे पोलन हो सकता है. बताइए क्यों? प्लांट में जनरली फॉसिलाइजेबल पार्ट ज्यादा नहीं होते, लेकिन प्लांट में अगर आप देखें तो जो फॉसिल्स बच गए हैं वो काफी कुछ बेटे पोलन्स बहुत बच गए हैं. वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस एग्जाम का. मुझे बताइए क्यों फॉसिल आसानी से एज पोलन प्रिजर्व हो जाते हैं. आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं. बोलिए बेटा. मैंने यही कहा ना बेटे, मैं असल में हाँ स्पोरोपोलेनिन वेरी करेक्ट. मैं बेटे यही आपकी बात को यही मैं बता रहा हूं. देखिए मैं इसीलिए बेटे हमेशा घबराता हूं इससे, बायस से बहुत ज्यादा घबराता हूं. तो होता क्या है कि अभी मैंने बेटे एक क्वेश्चन डाला, एक जगह एक क्वेश्चन डाला और बच्चों से कहा कि हमारे देश की जो जनसंख्या बढ़ रही है आज के टाइम में, उसके लिए कौन सी वजह नहीं है. सो क्वेश्चन ये था कि आज के टाइम पे जो हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसमें से इनमें से कौन उसकी वजह नहीं है. मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हुआ. आंसर ये था इंक्रीजिंग बर्थ रेट. आंसर ये था कि इंक्रीजिंग बर्थ रेट. नाउ यू विल बी सरप्राइज कि बहुत से बच्चों ने कहा कि सर ये हो नहीं सकता. उन्होंने कोई और आंसर लगाया. ऑब्वियसली मुझे चारों चॉइस अभी याद नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको सही माना क्योंकि देखने में ये लगता है कि अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा होगा तो बर्थ रेट हो सकता है बढ़ रही हो. ये तो सबसे ज्यादा आसानी से क्या कर रहा है बेटे, एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. तो आपने कहा सर ये बढ़ रही है तभी तो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है. लेकिन भैया मेरी बात तो समझो. मैं ये कह रहा हूं कि आज हम इतने सालों से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चला रहे हैं, क्या बर्थ रेट भी कंट्रोल नहीं किया हमने? बर्थ रेट घटती जा रही है बेटे, लेकिन डेथ रेट भी घटती जा रही है. तो बर्थ रेट अभी भी किससे ज्यादा है? डेथ रेट से ज्यादा है. तो ग्रोथ रेट क्या है बेटे? पॉजिटिव. ये वो वजह है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर अभी थोड़ी बढ़ रही है बर्थ रेट. सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेटे कुछ बायस वाले क्वेश्चन हैं. ये वो क्वेश्चन है जो मैं अगले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप इस तरह की गलती ना करें. आप क्वेश्चन समझना, आप समझ करके वो आंसर लगाएं जो पूछा गया है, वो आंसर ना लगाएं जो आप चाहते हैं कि पूछा जाना चाहिए. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. और यहां पर बेटे मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है. ये वाली जो मिस्टेक है इनको मैं सिली मिस्टेक कहता हूं, बाकी सबको तो मैं इंटेलिजेंट मिस्टेक कहता हूं, है ना. इस वाली मिस्टेक को मैं क्या कहता हूं? सिली मिस्टेक कहता हूं, क्योंकि आपको आता है. ठीक है. हाँ. तो मैंने यही कहा बेटे, ये वो चीजें हैं. इसकी वजह से होगा क्या कि मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन डालूंगा, आप उसमें गलती करेंगे, फिर बेटे हम वी विल हैव अ लाफ अबाउट इट, एंड बेटे वी विल देखो बिना जॉय के तो बेटे पढ़ाई होती नहीं. सो मजे की बात है, बड़ा अच्छा लगना चाहिए. अरे वाह ये क्या फंस गया, हाँ या नहीं, तो बड़ा खुश होना चाहिए. और उसके बाद में आप जो है उस क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाएंगे कि इस क्वेश्चन का एक्चुअली मतलब क्या है. और अगर आप 2 से 3 गलती करने से रुक गए, जस्ट इमेजिन करिए बेटे कि क्या फर्क आएगा रिजल्ट में. नाउ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो मैं बेटे रिजल्ट की चिंता ही नहीं कर रहा. मैं तो अब मेरे हाथ में जो चीजें हैं उसको ठीक कर रहा हूं. मुझे पता है रिजल्ट आ जाएगा. रॉकेट साइंस थोड़ी है. 500 पन्ने हैं 2 बायोलॉजी की किताब में, 2 साल से पढ़ रहे हैं. हाँ या नहीं बेटे? 500 पन्ने हैं, 700 दिन थे. एक बात बताओ, सारा किससे आएगा बेटे? एनसीईआरटी से आएगा. इससे आसान पेपर क्या होगा? गलती क्या होती है कि आप करीबी चीज भूल गए, आप कोई एग्जाम्पल भूल गए, आपने पढ़ा कुछ पूछा कुछ और है. इस तरह की जो अनफोर्स्ड एरर है ये अच्छे बच्चे का सिलेक्शन रोकते हैं.
सो मेरा मानना यह है इस तरह के आसान एग्जाम में जहां पर एक बड़ा वेल डिफाइंड सिलेबस है, केवल छोटे से पार्ट से सारा पेपर आ जाएगा वहां पर, और काफी बेटे टाइम होता है, काफी टाइम होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, गाना गा के करते हैं। आरबीसी हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट, आंसर आया बेटे 120 डेज। इधर देखा बेटे, दो घूंट पानी पिया, ठीक है, सिर के बाल खींचे, और बेटे उसके बाद ये बेटे मैंने भर दिया OMR में। इस पूरी चीज में 15 सेकंड लगे होंगे बच्चे, और ऐसे बेटे 60 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ 90 900 सेकंड। 900 सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटे, मेरे हिसाब से 15 मिनट। आई होप कि 15 मिनट में 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप बताइए इसमें और कितना टाइम लेंगे बेटे, क्या करेंगे? आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन है, 15 सेकंड बहुत है। गाना गा गा के किया मैंने काम, ठीक है, थोड़े बाल भी खींचे, कपड़े भी फाड़े बेटे, समझ में आ रहा है, 3-4 गिलास पानी भी पिया, ठीक है बेटे, उसके बाद भी बेटे 15 सेकंड लगे। सो डू नॉट क्रिएट अ हेस्ट। एग्जाम में टाइम बहुत है आपके पास, बट ठंडा रहिए, दिमाग को चिल करिए, ठीक है, ऑल इज वेल वाली बात है। हाँ यार नहीं बेटे, बिल्कुल ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और ये गलती मत करिएगा जिसे आप अवॉइड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया होगा पेपर आपका, बहुत आसान आएगा पेपर। तो उम्मीद है ये बात हमें समझ में आ गई। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। कुछ क्या कह रहे हैं बच्चे? हाँ बिल्कुल 100% बेटे। रोनाल्डो असली चीज तो अभी बेटे 1 अप्रैल से मैं शुरू करने वाला हूं। सो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज 1 अप्रैल से जरूर देखिएगा बेटे, बिल्कुल टारगेटेड, जो मैंने आपको कहा रेजर शार्प जिसे कहते हैं, जो आपका फोकस होना चाहिए उसके हिसाब से। खैर छोड़िए, पहले हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हमें ये समझ में आ गया, देखते जाओ बेटे। हमने ये कहा कि फॉसिल इस चीज को कहते हैं, और फॉसिल, चलिए क्वेश्चन मत पढ़ाइए मेरे को, मुझे बताइए फॉसिल जो है जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। सो फॉसिल जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। पहली चीज तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऐसा क्यों। सो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर है बेटे, डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज कवर्ड बाई अ लेयर। सो एक लेयर डिपॉजिट हुई, इसे आप सेडिमेंट कहते हैं इस तरह से, और बाद में प्रेशर वगैरह की वजह से ये चीज रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह के रॉक को आप सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत जल्दी बेटे फ्री ऑक्सीजन से कट गया तो इसके बचने की संभावना बढ़ जाएगी, और क्योंकि ऐसा रॉक बेटे सेडिमेंट बाय सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, तो इसीलिए आप ज्यादातर फॉसिल किस में देखेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में देखेंगे। दूसरी चीज बेटे सेडिमेंट्स एक और समझिए, पेलियोंटोलॉजी कहते हैं इसमें। ये बेटे अलग अलग स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स हैं। अब आपको एक चीज एज्यूम करनी है यहां पर। सो दीज आर दी स्ट्रेटा ऑफ रॉक्स, और आप ये देख रहे हैं कि यहां पर जो रॉक नीचे है, लेट अस कॉल इट एज R1, इसको हम R2 कहते हैं, R3, R4, R5, R6, R7 एंड R8, और ये एक प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म की बात कर देते हैं। सो हमने ये कहा कि यहां पर हम ये कहेंगे कि R1 इज ओल्डर देन R3, लेट अस से, और R2। ये बात आपको समझ में आ गया कि नीचे वाला जो रॉक है ऊपर वाले रॉक से पुराना है। ये से कहेंगे, मैं रिलेटिव डेटिंग कहेंगे। ये मैं एक दूसरे के रिलेटिव कह रहा हूं, मैंने ये नहीं बताया कि इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, मैंने केवल ये कहा ये इससे पुराना है, ये इससे नया है। तो मैंने एक दूसरे के रिलेटिव बेटे इनकी डेटिंग करनी शुरू कर दी। दूसरी चीज ये हुआ कि इसी राशनेल को मैंने जब आगे कहा तो मैंने ये कहा कि यहां पर जो फॉसिल है, लेट अस कॉल इट एज F1, और यहां पर जो फॉसिल है ये F2। इसी तरह से हम ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल से हमने R3 लिया है, यहां पर जो फॉसिल है F3, तो हम ये कह रहे हैं कि F1 जो है वो ओल्डर है बेटे किससे, F3 से। और अगर मुझे पूरी लीनिएज मिल गई, दिमाग लगाना बेटे, अगर मुझे पूरी लीनिएज मिल गई, ये कंप्लीट लीनिएज मिल गई, यहां से ये इसका एंसेस्टर था, और एंसेस्टर थोड़ा सा चेंज हुआ, ये देखते जाइए बेटे, काफी कुछ इसी जैसा है। और ये अगर आपको कंप्लीट लीनिएज मिल गई तो आंख बंद करके डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दिखाई देगा, और फॉसिल जैसा फिर बढ़िया एविडेंस है नहीं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप डिसेंट विद मॉडिफिकेशन देखना चाह रहे हैं, आपको कंप्लीट लीनिएज मिल गई, जैसी हॉर्स में मिली है, जैसी कुछ और लीनिएजेस में मिली है, कंप्लीट लीनिएज मिल गई, और आपने देखा कि ये काफी कुछ इस जैसा है, थोड़ा सा अलग है, ये काफी कुछ इस जैसा है, थोड़ा सा अलग है। फ्रॉग में आपने क्या देखा कि यहाँ पर हायरैकोथीरियम है,
यहाँ पर हायरेकोथीरियम है और यहाँ पर बेटे इक्वस है। यहाँ पर कौन है? इक्वस है। ये आपने ये देखा कि जनरल देयर इज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज, देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लिम्ब लेंथ, देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मोलर टूथ, देयर इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ब्रेन, द cranial capacity is increasing, it is becoming better runner, it is becoming more sophisticated herbivore, molar tooth, intestinal change आ रहे हैं और साथ में इंटेलिजेंस भी डेवलप होती जा रही है। एंड देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ टोज, जिन टोज पर वो भागता है उनका नंबर कम होता जा रहा है। पहले हायरेकोथीरियम 4 टोज पर भागता था, इक्वस एक ही पर भागता है। तो किसी चीज का बढ़ना या किसी चीज का घटना, कोई भी ज्यादा एडेप्टेड बना दे उसे इवोल्यूशन कहेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है इवोल्यूशन इज नॉट नेसेसरीली अ प्रोग्रेस। इवोल्यूशन का मतलब जरूरी नहीं है कि कोई प्रोग्रेस है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इवोल्यूशन का यह मतलब नहीं है कि चिंपांजी का ह्यूमन बीइंग बन गया। समझ में आ रहा है बेटे? ये 2-3 चीजें जो क्लास 10th एनसीईआरटी में, क्योंकि पीछे कोविड टाइम में बहुत से बैचेस में क्लास 10th का जो चैप्टर भी हटा दिया गया था इवोल्यूशन, इस वजह से 12th में बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां क्लियरली एनसीईआरटी ने जो 2 पॉइंट बताए हैं कि आप दिमाग में ये मत ले लेना कि चिंपांजी इवॉल्व्ड इनटू ह्यूमंस, का मतलब ये नहीं है कि चिंपांजी जो है सोए तो थे चिंपांजी और उठे बेटे ह्यूमन बीइंग्स। इट डजंट हैपन लाइक दैट। और चिंपांजी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। दूसरा, इवोल्यूशन क्या नहीं है बेटे? जरूरी नहीं है किसी चीज का बढ़ना ही इवोल्यूशन हो, घटना भी इवोल्यूशन होता है। जो भी बेहतर एडेप्टेड होगा नेचर उसे सेलेक्ट कर लेगी, उसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। इसे ही डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले 15-20 मिनट से घुमा फिरा करके मैं एक ही बात कर रहा हूं। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूं, एडेप्टेशन की बात कर रहा हूं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि एडेप्टेशन मस्ट हैव अ जेनेटिक बेसिस। तो अगर आप देखें कि घुमा फिरा करके बात तो यही है, द ग्रेट सेंट्रल यूनिफाइंग थीम इन बायोलॉजी इज इवोल्यूशन। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन। आप बताइए, नहीं तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अमोनिया को भी बाहर फेंकना है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर फेंकना है। आपके घर में एक शो पीस टूट गया, आपने बेटे हर चीज से उसका एक पैकिंग कराया, उसके बाद एक पैकिंग बेटे उस पे पेपर में रैप किया, उसके ऊपर बेटे वो गोटे वाला वो बांधा रिबन, और उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंका। बेवकूफ़ी लगती है। तो आपने 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके काफी एनर्जी, काफी एंजाइम उसके लिए चाहिए, यूरिया बनाया और उसे भी बाहर फेंक दिया। तो क्यों नहीं फेंका अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है। बना तो हमारे में भी अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हमने उससे क्या बना लिया बेटे? यूरिया, क्योंकि पानी बचाना था। हम लैंड पर आ गए। सो ये क्या है बेटे? डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। आप एनर्जी किससे लेते हैं? एटीपी। फंगल सेल किससे लेता है? एटीपी। बैक्टीरिया किससे लेता है? एटीपी। एटीपी बनता कैसे है बेटे? फॉस्फोराइलेशन से। फॉस्फोराइलेशन कितनी तरह के होते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में किसी का फॉस्फेट किसी को पहुंचा देना है, हाई एनर्जी। ये कहां होता है? ग्लाइकोलिसिस में। क्या ग्लाइकोलिसिस बैक्टीरियल सेल में भी होता है? आंसर है हाँ। प्रोसेस वही है करीब करीब। तो बात हमारी ये समझ में आ रही है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने एक दूसरे से अलग अलग लग रहे हैं। मेरा हीमोग्लोबिन, चिंपैंजी का हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन, अल्फा और बीटा चेन बिल्कुल आइडेंटिकल है। गामा चेन में जो फीटल हीमोग्लोबिन में मिलता है एक अमीनो एसिड डिफरेंट है, लेकिन मेरे और गोरिल्ला में अल्फा, बीटा और गामा तीनों में एक अमीनो एसिड का डिफरेंट है। इसका मतलब गोरिल्ला मेरा थोड़ा दूर का रिश्तेदार है, चिंपैंजी पास का। नाउ दिस इज बेटे बिल्कुल सिंपल बेटे इवोल्यूशन। दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। ये जो कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस आया था, बीच बीच में बेटे क्या होता रहा? इसका डिसेंट विद मॉडिफिकेशन होता चला गया। ठीक है, इसमें नए नए क्या आते चले गए? वेरिएंट आते चले गए। हमारे इम्यून सिस्टम को बाईपास करके कुछ नई नई लहर आनी शुरू हुई। हालांकि हमने भी कोशिश करी कि किसी तरह से बेटे इसको कंपीट किया जाए। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि किसी भी चीज में अगर आप बायोलॉजी में देखेंगे तो जब तक इवोल्यूशन के हिसाब से नहीं देखेंगे तो उसकी सेंस नहीं बनती। तो इसीलिए इवोल्यूशन को ग्रेट यूनिफाइंग थीम कहा जाता है बायोलॉजी का। उम्मीद है ये बढ़िया टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा और आपको ये समझ में आ गया कि मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट लीनिएज चाहिए, मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट लीनिएज चाहिए। और अगर कंप्लीट लीनिएज मेरे को मिल गई तो बड़ी आसानी से मुझे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन दिखाई दे रहा है और फिर मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि यहाँ इवोल्यूशन हुआ है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि आपको बीच में गैप्स दिखाई देंगे। सो आपको बीच में क्या दिखाई दे सकते हैं बेटे? गैप्स दिखाई दे सकते हैं। कंप्लीट लीनिएज नहीं मिल रही है। सो क्या दिखाई देते हैं बेटे? गैप्स। गैप्स का मतलब क्या है बेटे? पहली चीज तो ये है कि फॉसिल फॉर्मेशन इज नॉट इजी। फॉसिल फॉर्मेशन इज नॉट इजी।
इज नॉट इजी। फॉसिलाइजेशन आसान नहीं है, ऑर्गेनिक मैटर का बचना इतना आसान नहीं है बेटे, फॉसिल बनना और फॉसिल प्रिजर्व हो जाना, क्योंकि उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। पहले तो एनवायरमेंट से कटे, उसके बाद में बेटे एनवायरमेंटल कंडीशन आपको पता है, डीकंपोजिशन याद करिए। चलिए एक और बेटे इकोलॉजी का चैप्टर उठा लेते हैं यहाँ से। डीकंपोजिशन याद कीजिए किस तरह के एनवायरमेंट में ज्यादा होता है। तो जहां पर अगर और कोई ऑर्गेनिज्म मरा और वहां पर वार्म और मॉइस्ट कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है, तो बेटे खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिलाइजेशन के चांसेस कम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल अगर एसिडिक है तो ज्यादा आसान है बेटे फॉसिल बनना। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, अगर जहां पर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है और वहां पर सॉइल थोड़ी एसिडिक है तो इसका मतलब फॉसिल बनना ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि डीकंपोजर कौन है बेटे? बैक्टीरिया और फंजाई, और बैक्टीरिया और फंजाई बेटे एसिडिक सॉइल में क्या नहीं कर पाएंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो ना केवल जो चीज जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें फॉसिलाइजेबल मटेरियल होना चाहिए, वो एनवायरमेंट से कटना भी चाहिए, उसके बाद एनवायरमेंटल कंडीशन भी बेटे काम की होनी चाहिए और सॉइल कंडीशन भी काम की होनी चाहिए। जब ये सब होगा तब जाकर के एक प्रॉपर फॉसिल बनेगा। हमें ये समझ में आ गया कि क्यों इस फॉसिल रिकॉर्ड्स में इतने ज्यादा गैप है, हाँ या नहीं? बहुत बहुत बढ़िया बेटे, यस डॉब्जिन्स्की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमने कहा ये जो गैप है इनको कई बार बेटे मिसिंग लिंक कहा जाता है। सो जो पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं वो इन गैप को भरने का काम करते हैं, ढूंढते हैं कि बीच में कोई गैप हमें मिल जाए। तो हम इस गैप को क्या कहते हैं? मिसिंग लिंक। और कई बारी जो मिसिंग लिंक हमको मिलता है वो बेटे क्या मिलता है? कनेक्टिंग लिंक मिलता है, जहां से एक और लीनिएज शुरू हो गई। आर्कियोप्टेरिक्स जैसी आपको मिला तो आपकी समझ में आ गया, आर्कियोप्टेरिक्स जैसे ही आपको मिला तो आपकी समझ में आ गया कि ये वो रेप्टाइल्स हैं जिनकी एक लीनिएज बेटे इवॉल्व हुई बर्ड्स में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने कहा कि जैसे जैसे आप मिसिंग लिंक को भरते चले जाते हैं लीनिएज कंप्लीट होती चली जाएगी। कई बारी कुछ बेटे मिसिंग लिंक आपको कनेक्टिंग लिंक की तरह भी दिखाई देंगे, और अगर आपने लीनिएज बेटे कंप्लीट कर दी तब इससे बढ़िया एविडेंस डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का नहीं है। I hope you have understood the basic points about fossil evidence. फॉसिल किसे कहते हैं, फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में बनता क्यों है, लीनिएज किसे कहा जाता है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, गैप क्यों देखने को मिलते हैं, कनेक्टिंग लिंक या मिसिंग लिंक किसे कहा जाता है, और पेलियोंटोलॉजी क्या शब्द है। इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है और वो